नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम ये जानेंगे कि जो हमने सोवियत संघ पढ़ा है अभी तक, वो बिखरा कैसे, यानी सोवियत संघ जो है उसका विघटन कैसे हुआ। विघटन को इंग्लिश में बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो सोवियत संघ जो इतनी बड़ी पावर थी, हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि सोवियत संघ अमेरिका के बाद सबसे बड़ी पावर वही था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बिखर गया। देखो, अब तक हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ जो है उसकी प्रणाली कैसी थी, यानी वहाँ पे कैसे रूल चलता था। कम्युनिस्ट पार्टी थी, अच्छे से शासन चल रहा था, ठीक है, बहुत अच्छे से वो तरक्की कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो बहुत आगे निकल गया था। वहाँ पे बहुत डेवलप इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था, या वो हर चीज़ में वो आगे थे, ठीक है। पर वहाँ पे एक कमी थी, वहाँ की जो सरकार थी वो थोड़ी सी डिक्टेटरशिप चलाती थी, ठीक है, वो साम्यवादी सरकार थी जो कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती थी। तो आज हम वो कमियां जानेंगे सोवियत संघ की जिनकी वजह से सोवियत संघ टूटा है। देखो, हमने जो भी सोवियत प्रणाली में पढ़ा था, जो भी हमने सोवियत सिस्टम में पढ़ा था, उसमें से हमें बुरी बुरी बातें निकाल लेनी है, वही बन जाएंगी हमारा उसका टूटने का कारण। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आपने सोवियत प्रणाली अच्छे से समझ लिया तो आप उसके विघटन के कारण आराम से बता सकते हो। देखो, जो जो कमियां होती हैं किसी में, वही तो उस आदमी के खराब होने का कारण बनती हैं, है ना। मान लो कोई आदमी चोर है, निकम्मा है, बेकार है, जो जो उसमें कमियां हैं उसी वजह से तो वो खराब होता है। तो हमें यही तो बातें ढूंढनी है। अब जो हमने पढ़ लिया सोवियत प्रणाली, उसमें से बुरी बुरी बातें निकाल लेना, और ये हमारा टॉपिक बन जाएगा कि सोवियत संघ कैसे बिखरा या वो क्यों टूटा। देखो, सबसे पहली बात, जो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था वहां पे, उसकी वजह से सोवियत संघ टूटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी 15 के 15 देशों पर अपना रूल रखती थी, उसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ टूटा। तो पहला पॉइंट आप बनाओगे, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये लोगों को दबा कर रखती थी, यानी कि उनसे आज़ादी छीनी गई थी। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने वहाँ पे लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं छोड़ी थी, वो अपनी मनमानी चलाती थी। तो हम दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, लोकतंत्र की कमी, है ना। दो कमियाँ, पहली कमी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। उसके बाद दूसरी कमी क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र की कमी, ठीक है। उसके बाद देखो, तीसरी कमी क्या थी, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, यानी कि वहाँ के जो सरकारी नौकर थे, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी हुए या और भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हुए, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। तो जो वहाँ की नौकरशाही थी वो बड़ी ही क्या थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, और उसी का पावर थी वहाँ पे, उसी का रूल चलता था वहाँ पे। तो नौकरशाही का सिकंजा, ये भी एक पॉइंट बनाएंगे हम अगला, कि वहाँ की जो नौकरशाही है उसी का कंट्रोल था पूरे सोवियत यूनियन पे, ठीक है। उसके बाद देखो, भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था वहाँ पे। कोई भी सरकारी काम होता है, जैसे हमारे यहाँ भी आप देखते हो कि आप छोटी सी चीज़ करवाने जाते हो तो आपको वहाँ पे करप्शन देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी हुआ। वहाँ के जो नौकरशाह थे, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स थे, वो बहुत पैसा वगैरह खाने लगे। शुरू शुरू में तो वो अच्छे थे, पर बाद में जैसे ही 70s का टाइम आया, 80s का टाइम आया, उस टाइम पे क्या था, उनके वहाँ पे करप्शन बहुत बढ़ गया, तो भ्रष्टाचार फैल गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या साम्यवादी सरकार थी उसके खत्म होने का, ठीक है। समझे अब तक ये पॉइंट। उसके अलावा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी कि फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो लैक ऑफ फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का लोप, लोप मतलब ना होना। तो वहाँ पे क्या था, अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को नहीं थी। अगर उनको कुछ अपनी बात कहनी होती थी तो वो चुटकुले वगैरह लिखकर या दीवारों पे कुछ छाप कर, इस टाइप की चीज़ें लोग करते थे। छिप छिप अगर करते थे वो ये चीज़ भी, बाकी वहाँ पे दीवार वगैरह पे लिखना या न्यूज़पेपर में लिखना बिना गवर्नमेंट की परमिशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे आप इंडिया में बोलते हो ना, 1 मिनट में कभी मोदी को बोलने लग जाते हो, कभी कोई पार्टी खड़ी होकर किसी को बोलती है, कभी कुछ, कभी धरना करते हो, कभी हड़ताल करते हो, ठीक है। ये सारी आज़ादी जो आपको भारत में मिली हुई है, ये एक भी वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को किसी भी तरीके से धरना करने की, प्रदर्शन करने की या सरकार के खिलाफ अपना विरोध करने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। नो प्रोटेस्ट नो फ्रीडम, ठीक है। वहां पे ना आज़ादी थी, ना प्रोटेस्ट करने का आपको हक था, ठीक है। तो ये था, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। उसके बाद वहां पे जो है मीडिया पर भी सेंसरशिप थी, ठीक है। मीडिया पर सेंसरशिप होने का मतलब है मीडिया को परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी छापने से पहले गवर्नमेंट से। अब ये कैसी मीडिया हुई भाई, जब मीडिया स्वतंत्र ही नहीं है, मीडिया इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो छापेगी क्या, हमेशा अच्छी बात छपवाएगी सरकार। तो वहाँ पे सेंसरशिप लगी हुई थी, सरकार से पूछ कर ही मीडिया कुछ कर सकती थी। तो मीडिया का रोल भी वहाँ पे बिल्कुल जीरो मान लो आप। मीडिया भी वहाँ पे कुछ गलत नहीं दिखाती थी सरकार के खिलाफ,
ठीक है। तो ये सारी कमियां हैं, यही तो उसके टूटने का कारण बनेंगी। उसके अलावा देखो अब क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया यहाँ पे साम्यवादी तरीके से काम हो रहा था, यानी कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, लोग यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरियां करते थे। अब एक सरकारी नौकरी करने वाले आदमी का जो लेवल होता है वो एक लेवल पे आकर अटक जाता है। मान लो महीने की सैलरी आ रही है 50,000 रुपये, ठीक है, तो 50,000 में उसको जीवन भर गुजारा करना है, वो आगे बढ़ने की कभी भी नहीं सोच सकता, ठीक है। और एक कैपिटल जो समाज होता है, यानी पूंजीवादी जो समाज होता है, वहां के लोगों में क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है, वो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, ठीक है। वो आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, वो कितना भी कमा सकते हैं, क्योंकि जितना जिसमें टैलेंट होगा, जिस हिसाब से जो भी बिजनेस करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। ये होता है कैपिटलिज्म में। पर साम्यवाद में ऐसा नहीं होता। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल उसी लेवल पे रहना पड़ेगा, लाइफ आपकी अच्छी होगी, ठीक है, आपके पास एक घर होगा, आपके पास एक छोटी कार होगी, ठीक है, आपको सैलरी आती रहेगी, जो आदमी उसमें सेटिस्फाई रह सकता है वो तो रह सकता है। पर वहाँ पर भी तो ऐसे आदमी होंगे जो बिल्कुल भी इसी से सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो आगे बढ़ना चाहते होंगे, ठीक है। तो ये जो कमी थी कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न हो चुका था, यानी कि लो हो चुका था लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे यूरोप से, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह है, ये देश है यूरोप में, और अमेरिका से। अमेरिका बहुत आगे निकल गया उस टाइम पे, तो उनका तो कंपटीशन इस बात का था, साम्यवाद और पूंजीवाद का। तो वहाँ के लोगों के मन में ये भावना आई कि वो लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, हमें भी इस कंपटीशन में उतरना चाहिए। तो एक पॉइंट हम ये बना सकते हैं। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि पश्चिमी राष्ट्रों से तुलना, यानी कि वेस्ट की जो कंट्रीज हैं उनसे कंपैरिजन करना, ठीक है। यहाँ के लोग, अब क्या हो गया था, इंटरनेट आ गया था इस टाइम पे, 1970s में 80s में इंटरनेट जो है वो बहुत पूरी दुनिया में फैल गया था। रशिया में भी कम्युनिकेशन के बहुत साधन थे, ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, यानी लोग आपस में जुड़ चुके थे, सब देखते थे टीवी में, ठीक है, अखबारों में कि अमेरिका इतनी तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके अलावा प्लेन्स वगैरह आ गए थे, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया था। तो यूएसएसआर के लोग दूसरे देशों में, जैसे कि अमेरिका है या यूरोप है, वहाँ पर जाने लगे थे। तो जब वो जाने लगे तो उनको वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कंपैरिजन किया अपनी लाइफ का और वेस्ट की कंट्रीज़ की लाइफ का। तो ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के टूटने का कि उन लोगों ने कंपैरिजन किया वेस्ट कंट्रीज से। वेस्ट में कौन कौन, यूरोप और अमेरिका से। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी क्योंकि वो पूंजीवाद को फॉलो कर रहे थे, और इनकी लाइफ जो है उनसे नीचे थी। देखो, साम्यवाद पूंजीवाद में यही फर्क है। पर पूंजीवाद में एक कमी है कि वहाँ पे अमीर लोग तो अमीर होते चले जाते हैं, पर वहाँ पे जो लेबर क्लास होती है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। पर साम्यवादी सरकार में सभी लोग एक जैसे होते हैं, ठीक है। आप में से भी बहुत लोगों की ये फीलिंग होगी कि अमीर गरीब नहीं होने चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए। आप भी सोचते होगे कभी ना कभी ये बात, तो ठीक है। तो ऐसी जो सरकार सोचती है, ये थिंकिंग, वो होती है साम्यवादी। और जो कंपटीशन को, बिजनेस को, ट्रेड को, ठीक है, अमीर गरीब वाली चीज़ को चलने देती है, वो होती है पूंजीवादी, ठीक। तो कंपैरिजन किया पश्चिमी राष्ट्रों से इन्होंने, सोवियत संघ वालों ने। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों के मन में एक भावना आई कि हमें भी पूंजीवाद को फॉलो करना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें विद्रोह को बढ़ावा देंगी या नहीं देंगी, जो 15 आपस में जुड़े हुए थे उस चीज़ को ख़राब करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, जो उन्होंने कंपैरिजन किया उसकी वजह से लोगों के मन में ये भावना आई कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें जो ये सरकार है साम्यवादी, इसके अंडर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब सबसे मेन पॉइंट, अलग से टॉपिक भी है एक, मिखाइल गोर्बाचेव। 1985, ये डेट आप लिख लो कॉपी में, इसको याद कर लो अच्छे से। 1985, 1985। 1985 में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके नए हेड बने, जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मैंने अभी आपको बताया कि लोगों में कैसी फीलिंग थी कि वो भी अब प्राइवेटाइजेशन चाहते थे, लिबरलाइजेशन चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, मतलब वो व्यापार करने की, यानी पूंजीवाद को वो फॉलो करना चाहते थे। तो उसी फीलिंग का ही एक आदमी था मिखाइल गोर्बाचेव, वो भी सुधार करना चाहता था सोवियत संघ में। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए। अब खुद आप सोचो, कम्युनिस्ट पार्टी का हेड ही ऐसे फीलिंग वाला आदमी होगा जो कि देश में सुधार करना चाहता है, तो साम्यवादी सरकार तो गिरेगी ही। साम्यवादी सरकार का ही हेड है और उसी की थिंकिंग ये बन चुकी है कि हमें अब प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, पूंजीवाद की तरफ जाना चाहिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव जब आए 1985 में, आते ही उन्होंने सुधार करने शुरू कर दिए सोवियत संघ में, ठीक है। उसकी वजह से आप देखोगे 1985 में वो आए हैं, सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर सोवियत संघ बिखर जाएगा। 1991 वो साल है जब सोवियत संघ टूट गया, यानी कि 15 के 15 देश अलग हो गए और उनकी जो साम्यवादी सरकार थी वो
हट गई बिल्कुल वहाँ से, ठीक है। तो 1991 में वो टूटेगा। अब आपको मिखाइल गोर्बाचेव की 3 नीतियाँ याद रखनी है। इन्होंने 3 पॉलिसीज अपनाई, हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, रटने पड़ेंगे आपको ये, ठीक है, क्योंकि ये रशियन वर्ड हैं, ठीक है, रशियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो आप इन वर्ड को याद रखो। पहला वर्ड है उस्तकोरोनी, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ये 3 वर्ड हैं। पहला क्या है? उस्तकोरोनी, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ठीक है। इन वर्डों को आप अच्छे से याद करो, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। इनका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इन तीनों वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, अब खुलापन होगा, यानी सरकार जो है वो अपना कंट्रोल नहीं रखेगी, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन होगा चीज़ों का, ठीक है, चीज़ प्राइवेट करी जाएंगी, जैसे कि अमेरिका में होता है, लोग बिजनेस करने के लिए फ्री होंगे। तो ये 3 नीतियां गोर्बाचेव ने अपनाई, तीनों का आपको नाम याद रखना है। इनका मतलब क्या है? खुलापन, उदारीकरण और पूंजीवाद, ठीक है। ओपन डोर, लिबरलाइजेशन और कैपिटलिज्म, ये इसका मतलब है, ठीक है। ग्लासनोस्त, उस्तकोरोनी, प्रेस्ट्रोइका, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है हमारे इस चैप्टर से, क्योंकि उनकी वजह से ही क्या होगा, जो एक वर्ल्ड पावर हुआ करता था सोवियत संघ, वो अब बिखर जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सुधार करना शुरू कर दिया सोवियत संघ में। जो कम्युनिस्ट चीजें थी उनको एकदम से प्राइवेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो 1985 में वो बने हैं, उन्होंने सुधार करने शुरू करे और टाइम आया 1991 का और ये सोवियत संघ बिखर कर टूट गया, ठीक है। अब देखो बीच में एक चीज़ और हुई, गोर्बाचेव के आने के बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ जो है वो बहुत पैसा खर्च कर रहा था आलतू फालतू चीज़ों में, जैसे कि हथियारों में बहुत पैसा लग रहा था उसका, वो कंपटीशन में उतरा हुआ था, अमेरिका के साथ लड़ाई हो रही थी दिन रात, तो जो वो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा, ठीक है। फिर अलग अलग देशों में लड़ने जा रहा था, खुद लड़ने नहीं जा रहा था तो वहाँ पे हथियार सप्लाई कर रहा था, तो कंपटीशन के चक्कर में हथियारों में बहुत पैसा लगा दिया, ठीक है। होड़ में लड़ाइयों में बहुत पैसा लगा दिया। उसके अलावा अपने ग्रुप बनाए, जैसे कि वारसा पैक्ट बनाया था, उसमें जितने भी छोटे मोटे देश शामिल करे उन सबको भी हेल्प दे रहा था, ठीक है। तो पिछलग्गू देश बोलते हैं ऐसे देशों को जो कि मतलब साथ में जुड़ लिए उनके, तो उन देशों पर भी बहुत पैसा खर्च हो रहा था। तो ये भी बात लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, खुद की तो इकोनॉमी डाउन होती जा रही है और पैसा लग रहा है कहीं और। तो ऐसे कर करके सोवियत संघ की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी, ठीक है। तो अब जितने वो देश इकट्ठे हुए थे ना 15 के 15 कभी 1917 में, अब 1985 के बाद उनके अंदर फीलिंग आने लगे कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। और अलग हो गए बहुत सारे देश। 1990 आते आते लगभग 1989 के आसपास जो यूरोप के देश थे मेनली इसमें जो शामिल हुए थे, जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, अल्जीरिया, ठीक है, और यूगोस्लाविया हुआ, अल्बेनिया हुआ, ये जितने भी देश थे अलग होना चाहते थे। उसके बाद जो ये बचे हमारे 5 देश थे जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ठीक है, एशिया वाले, वो अलग नहीं होना चाहते थे सोवियत संघ से, क्योंकि वो गरीब देश थे, मतलब गरीब, ज़्यादा गरीब भी नहीं है, मतलब मीडियम लेवल के वो देश थे, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं थे वो, ठीक है। उनका जो अच्छा काम चल रहा था वो सोवियत संघ के साथ जुड़कर ही चल रहा था, तो वो सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहते थे, ठीक है। पर फिर भी क्या हुआ, जब ये सारे देश अलग अलग हटने लगे, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जो अमीर कंट्रीज थी उनको तो संभालना पड़ रहा था बाकी सबको, तो उनका पैसा ज़्यादा लग रहा था, तो जो ये कंट्रीज थी बेलारूस वगैरह, यूक्रेन, ये अलग होने लगे उससे, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कंट्रीज अलग होने लगी सोवियत संघ से, ठीक है। अब आया 1991 का टाइम, डेट अपनी कॉपी में लिख लो और अभी याद कर लो बिल्कुल अच्छे, मेरे साथ ही बोलो मेरे साथ, 25 दिसंबर 1991, क्या डेट है? 25 दिसंबर 1991, 1991। तो 25 दिसंबर 1991 का ये टाइम है जब सोवियत संघ पूरे तरीके से बिखर गया, यानी कि जो 15 के 15 ने अपना ग्रुप बनाया था वो सारे अलग अलग हो गए। अब कोई साम्यवादी सरकार नहीं रही, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रही वहाँ पे, ठीक है। अब सबने अपना अलग अलग काम करना शुरू करा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि सोवियत संघ कैसे टूटा और कब टूटा। अब देखो हमें क्या करना होता है, हमें चीज़ों को रटना नहीं होता, हमें स्टोरी की तरह समझना होता है, डेट वगैरह याद करनी होती है, फिर हमारे जब कनेक्शन जुड़ते हैं ना आपस में तो हमें चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। अगर आप रट के करोगे तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और सब्जेक्ट बोरिंग लगने लग जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, आपको एनिमेटेड चीज़ें दिखाऊँ, सारी लिंक बने आपके और आप अच्छे से याद करते रहो, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर शेयर करो। अब देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, सोवियत संघ कैसे टूटा, यानी कि कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हमने पढ़ लिए हैं।
अब हमारा अगला टॉपिक होगा ये जो टूट गए हैं, इनके टूटने के बाद इनका देशों का क्या हुआ, इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया या अकेले अकेले रहे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि 1991 में टूटने के बाद रूस में जो शॉक थेरेपी आई, यानी कि रूस की इकोनॉमी कैसे खराब हुई, कैसे क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा शॉक थेरेपी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूस के अलावा और जो ये 14 देश बचे, इन्होंने क्या करा, ये कहाँ गए, इन्होंने कैसे अपनी इकोनॉमी चलाई, ठीक है। तो हमें अब पढ़ना है, हम पहुंच गए 1991 तक, अब हमें पढ़ना है 1990 वाला दशक पूरा, यानी 1991 से लेकर 2000 के बीच में इन देशों के साथ क्या हुआ। वही है हमारा टॉपिक जो अभी अभी ऐड हुआ है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये है ना नया टॉपिक ऐड, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक करते रहो।